जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा आप लोगों की बिल्कुल नज़दीक है। तो आज हम बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ये स्पेशल वीडियो लेके आए हैं, यानी कि इसमें आपको इतिहास और राजनीति यानी कि हिस्ट्री और पॉलिटी के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती के हर बार प्रीवियस ईयर पेपरों में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, हर बार शिक्षक भर्ती में बिहार के आते हैं। तो अच्छे से सभी के सभी इन महत्वपूर्ण हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चनों को आप लोग पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी इन सभी के सभी महत्वपूर्ण पॉलिटी और हिस्ट्री के हम क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो हमें सदस्य नहीं था ढूंढना है। तो कौन नहीं था? तो याद रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? ये भारतीय संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक, याद रखें क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन था? तो पहले तो B.R. अम्बेडकर, जो कि प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे, और उसके बाद बाकी अल्लादी कृष्ण स्वामी और गोपालाचारी अयंकर। ठीक है, इनके अलावा और भी 4 लोग थे, यानी कि टोटल 7 सदस्यीय टीम थी प्रारूप समिति की। ठीक है, ये सारे सदस्य थे, और बाकी जो राजेंद्र प्रसाद थे ये स्थायी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ना कि ये प्रारूप समिति की कोई सदस्य थे। ठीक, याद रखेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। भारतीय संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। तो किस प्रकार से करता है? भारत राज्यों का एक संघ है। क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, याद रखना है। क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे, भारत राज्यों का एक संघ है। ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद पहले में ही दिया हुआ है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद पहले में ही ये दिया हुआ है कि भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। तो क्या लक्ष्य है? तो याद रखेंगे, लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद को लाना। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य क्या है? लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद को लाना। ठीक, आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो चलिए जान लेते हैं। तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान का जो संरक्षक होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उस टाइम, वो भारतीय संविधान का संरक्षक होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो संरक्षक होगा। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारतीय संविधान का संरक्षक है, और सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही वहाँ का मुखिया होगा, तो वही भारतीय संविधान का संरक्षक करता रहेगा। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश उधार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता का वाक्यांश उधार लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, याद रखें, कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। ये सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। हर बार बिहार शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर के पेपरों में ये रिपीट हुए हैं, या बीपीएससी के द्वारा जो भी परीक्षा कराई जाती है बिहार में, उन सभी में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके।
चलिए दोस्तों, मैं रोज़ डेली आप लोगों के लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ। ऐसे ही जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए और क्वेश्चन आप लोग अच्छे अच्छे पढ़ते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। कहाँ से अपनाया गया है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को? तो याद रखेंगे, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को इंग्लैंड से, कहाँ से? इंग्लैंड से अपनाया गया है। कहाँ से? इंग्लैंड से अपनाया गया है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारत में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं भारत में वर्तमान समय में? आपसे प्रारंभ में पूछ रहा है, यानी कि शुरुआत में पूछ रहा है, मूल में पूछ रहा है। तो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो प्रारंभ में दोस्तों 7 किए गए थे। ठीक है, मूल अधिकार हमारे कितने थे? 7 थे, यानी कि शुरुआत में कितने थे? 7 थे। उसके बाद कितने? 1 घटा दिया गया। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? 6। और कब हटाया गया? कौन सा अधिकार हटाया गया? संपत्ति का अधिकार। किसका? संपत्ति का अधिकार जो है वो क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, 1976 में। ठीक है, उसी के तहत ये संपत्ति का मौलिक अधिकार हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और प्रारंभ में कितने थे? 7 थे। ठीक, शुरुआत में कितने थे? 7 थे। तो आपका आंसर होगा 7, प्रारंभ में 7। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं, यानी कि किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के नागरिक किस आयु में मतदान करते हैं? भारत के नागरिक किस आयु में मतदान करते हैं, यानी कि वर्तमान समय का पूछ रहा है। तो याद रखेंगे, 18 वर्ष की आयु में मतदान देते हैं, यानी कि 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 18 वर्ष का हो चुका हो या 18 वर्ष से ज़्यादा हो तो वो मतदान कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और पॉइंट नोट डाउन करेंगे आप लोग। इससे पहले जो है वो कितने वर्ष की आयु जो है मतदान की रखी गई थी? इससे पहले 21 वर्ष थी। ठीक, इससे पहले 21 वर्ष थी। फिर 18 कब कर दी गई? तो दोस्तों 61वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन हुआ था, अधिनियम 1988। और फिर 1989 में क्या किया गया? 1989 में 21 वर्ष की आयु से घटाकर 18 वर्ष की आयु कर दी गई। ठीक, 21 वर्ष की आयु से घटाकर 18 वर्ष की आयु कर दी गई कि 18 वर्ष का व्यक्ति मतदान कर सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। 1989 से पहले क्या था? 21 वर्ष की आयु के व्यक्ति या नागरिक मतदान करते थे। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का जो अधिकार है वो है कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। भाग पूछ ले आपसे तो भाग 12 में इसका प्रावधान है। ठीक, भाग 12 में इसका प्रावधान है। और अनुच्छेद 300A या 300 का, ठीक, अनुच्छेद आपसे पूछ ले तो 300A में इस 300A के तहत इसे कानूनी अधिकार के रूप में या कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं, यानी कि किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड देश या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं?
मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। कितने हैं? मौलिक कर्तव्य 11 हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। यानी कि शासनकाल से मतलब है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन था भारत का, जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिए गए। यानी कि मौलिक अधिकार जब थे हमारे प्रारंभ में तो 7 थे, और फिर किसके शासनकाल में ये 6 कर दिए गए, ठीक, हटा दिया गया, एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई, याद रखेंगे, मोरारजी देसाई। 44वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 1978 में, 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1978 में। फिर क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई की सरकार थी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो क्या है? लोकतांत्रिक देश है। भारत एक क्या है? लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर, ठीक है, याद रखेंगे। किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी थी? लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? कौन सी है? तो राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? तो राजनीतिक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? तो ये कहाँ मिलते हैं? प्रस्तावना में, ठीक है। कहाँ मिलते हैं? प्रस्तावना में मिलते हैं। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श में हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? तो प्रस्तावना में मिलते हैं, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। किसको कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार संविधान का हृदय और आत्मा कौन है? तो याद रखेंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे अनुच्छेद क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 32 भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 32 भी कई बार ऑप्शन में लिख के आता है। तो BR अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 32 भी आपको लोगों को याद रखना है। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है। तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगर अनुच्छेद पूछ ले, कई बार पूछ लेता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में उल्लेख है इसका? तो अनुच्छेद 61। किसमें? अनुच्छेद 61 में इसका प्रावधान है, ठीक है। महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 से संबंध रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? तो याद रखेंगे 1976। कब शामिल किया गया था? 1976 में शामिल किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। 1976 में ये संशोधन हुआ था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है
तो याद रखेंगे वोट देने का अधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है, या चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो भी एक राजनीतिक अधिकार है, ठीक है, चुनाव लड़ने का, ठीक, वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथ में है? प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथ में है? तो किसके हाथ में है प्रस्तावना के अनुसार अंतिम जो शक्ति है? तो याद रखेंगे वो है लोग या जनता, ठीक है, भारत के नागरिकों, लोग या जनता के हाथ में प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति लोगों या जनता के हाथ में निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का संबंध किस अनुच्छेद से है? अस्पृश्यता का संबंध यानी कि अस्पृश्यता या छुआछूत का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 17 याद रखना है आप लोगों को। कौन सा? अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का संबंध है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 324। क्या है? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 324। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो याद रखेंगे कुल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं और कुल 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 395 है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, याद रखना है। तीनों पॉइंट आपको अच्छे से रट लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिए गए हैं? तो याद रखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिए गए हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, याद रखना है। कहाँ से समवर्ती सूची? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई थी? भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई थी? तो याद रखें गणतंत्र की जो अवधारणा है वो फ्रांस से ली गई है, ठीक है, फ्रांस देश से ली गई है, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो वो फ्रांस से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से है, याद रखना है आप लोगों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नगर पालिका से है 12वीं अनुसूची का, ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, यानी कि ग्रहण किया गया था। तो कब किया गया था स्वीकृत? तो याद रखेंगे दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को ग्रहण किया गया था, स्वीकृत किया गया था, यानी कि स्वीकार किया गया था। और दो क्वेश्चन आपकी इस तरह बनते हैं कि भारतीय संविधान को कब स्वीकृत यानी कि स्वीकार किया गया था, ग्रहण किया गया था? 26 नवंबर 1949 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यही क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा चेंज करके पूछेगा कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था। तो पूर्ण रूप से अगर पूछेगा तो आपका 26 जनवरी 1950 होगा। क्या होगा? पूर्ण रूप से अगर पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत है? भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे भूमि जो सुधार है वो आता है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य
सूची के अंतर्गत आता है, याद रखना है आप लोगों को। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, जो ये 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इसमें जो विषय होते हैं ये भी आपसे पूछता है कि इसमें कितने विषय हैं, ठीक है। तो कौन कौन से विषय आते हैं और कितने विषय हैं ये आपको नोट डाउन कर लेना है। जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं संघ सूची में कितने विषय हैं वर्तमान समय में, ये बस आपको याद रखना है। तो 100 विषय हैं, ठीक है दोस्तों। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं टोटल, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं ये याद रखना है आपको। तो याद रखना है कुल विषय हैं 55, ठीक है। और यहीं पूछ ले राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो याद रखेंगे वर्तमान में 61 विषय हैं, ठीक है। याद रखना है कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अब बारी आती है हिस्ट्री के। अब हिस्ट्री के हम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हिस्ट्री के बनते हैं वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें करेंगे। अभी हमने राजनीति यानी कि पॉलिटी के 30 क्वेश्चन किए जो हर बार रिपीट होते हैं बिहार शिक्षक या बिहार में जो भी परीक्षाएं होती हैं बीपीएससी द्वारा, ठीक है। और ये अब करेंगे हिस्ट्री के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिस्ट्री के, इनमें सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो क्या साधन था पूरा पाषाण काल में, तो याद रखेंगे पूरा पाषाण काल में शिकार जो था वो मनोरंजन का साधन था। आदि मानव के मनोरंजन का साधन था, क्या था, शिकार करना उनको बहुत पसंद था, ठीक है। वो लोग शिकार करते थे, शिकार करने के बाद उससे ही अपना भोजन प्राप्त करते थे, ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था, तो याद रखेंगे जो पहला पशु था वो यानी कि पहला जानवर था कौन सा था, वो कुत्ता पाला गया था और दूसरा पाला गया भेड़, ठीक है। ये दूसरा पाला गया था, पहला पाला गया कुत्ता था, क्योंकि कुत्ता जो था उनको शिकार करने में बड़ा काम आता था, यानी कि वो शिकार करने में बहुत सहायक होता था, ठीक है, शिकार करने में सहायता करता था उनकी। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था, तो सबसे पहले कौन सा खोजा गया था, तो वो खोजा गया था दोस्तों हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा खोजा गया था 1921 में खोजा गया था। किसने खोजा था, दयाराम साहनी। कौन, दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 में, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी, तो याद रखेंगे पशुपति की। किसकी, पशुपति की, पशुपति देवता की आकृति चित्रित थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में। अगर मुद्रा में पशुपति की चित्र अंकित थी तो इसका मतलब है कि पशुपति उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देवता थे, ठीक है, याद रखना है, तभी उन्होंने अपने सिक्कों में उसको चित्रित किया हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है मृतकों का टीला, मोहनजोदाड़ो को, ठीक है, मोहनजोदाड़ो को जाना जाता है। मोहनजोदाड़ो वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, ठीक, वर्तमान समय में कहाँ है, पाकिस्तान में है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। एक चीज़ नोट डाउन कर लेना, मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे किसका प्रयोग किया गया था, तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सर्वप्रथम किया गया था, तांबा धातु का प्रयोग, ठीक, याद रखेंगे। चलिए आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। आर्य लोग कहाँ से आए थे, तो ये लोग दोस्तों मध्य एशिया के थे। कहाँ के थे, मध्य एशिया से, कहाँ से, मध्य एशिया से भारत आए थे, ठीक है, मध्य एशिया से आए थे, याद रखना है आपको आर्य लोग। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के प्रतीक चिन्ह, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर
अंकित शब्द चिन्ह सत्यमेव जयते किस से लिए गए हैं? तो कहाँ से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, याद रखना है आप लोगों को। कहाँ से? मुंडकोपनिषद, बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो याद रखेंगे गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ? ऋग्वेद में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो याद रखना है आपको भाषा और व्याकरण। ठीक है, भाषा और व्याकरण के पाणिनि प्रसिद्ध विद्वान थे। किसके? भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे, याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, जो कि अब नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है। तो इनका जन्म अगर पूछ ले वर्ष किस वर्ष हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, क्षत्रिय शाक्य कुल में हुआ था। कौन से? क्षत्रिय कौन से कुल में? शाक्य कुल में इनका हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है किस कुल में हुआ था? क्षत्रिय शाक्य कुल में हुआ था 1563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक गांव में। ठीक है, याद रखना है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों जन्म का तो आपको पता चल गया कि जन्म लुम्बिनी में हुआ था, पर मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? याद रखेंगे कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश का ज़िला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ज़िला है कुशीनगर। वहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है यार दोस्तों, तो मृत्यु कब हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। उस समय इनकी आयु 80 वर्ष की थी। ठीक है, कब थी? 80 वर्ष की थी। अच्छा, महात्मा बुद्ध ने जब अपना शरीर त्यागा, यानी कि उनके शरीर त्यागने को क्या कहा गया? यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई, शरीर त्यागा उन्होंने, तो उसे क्या कहा गया? याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा है। तो महापरिनिर्वाण। ठीक, महापरिनिर्वाण कहा गया उसे। ठीक है, गौतम बुद्ध के शरीर त्यागने को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये भी आपको नोट डाउन करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन जातक पवित्र ग्रंथ है, किस धर्म का है? जातक पवित्र ग्रंथ है, ये किस धर्म का है? तो याद रखना है ये बौद्धों का है। ठीक है, बौद्धों का है। जातक पवित्र ग्रंथ किसका है? बौद्ध धर्म का है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन क्या कह रहा है? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था? तो किसके शासन काल में हुआ था चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हुआ था कनिष्क के काल में। ठीक है, कनिष्क के काल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था 72 ईस्वी में। ठीक है, कब? वर्ष भी याद कर लीजिए, 72 ईस्वी में। चलिए, ये शासनकाल तो कनिष्क का था, पर इसमें अध्यक्ष कौन था? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखेंगे दोस्तों वसुमित्र। ये चीज़ नोट डाउन करना है, वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, यहाँ पे आपके 4 पॉइंट बनते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट यानी कि 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए इस एक क्वेश्चन से। तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के काल में। कहाँ पर हुआ था?
कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। किस वर्ष हुआ? 72 ईस्वी में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? इसका अध्यक्ष कौन था इस सम्मेलन का? तो वसुमित्र था। ठीक है, यहाँ पे आपके 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक, याद रखना है, सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। मैं बहुत सरल तरीके से, अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए रोज़ डेली नए नए टॉपिक लेके आता हूँ दोस्तों। पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? चलिए देख लेते हैं कहाँ पर हुई। तो याद रखेंगे बेबीलोन नामक स्थान पर हुई। कहाँ पर हुई? बेबीलोन नामक स्थान पर हुई। किस वर्ष हुई? 323 ईसा पूर्व। ठीक, 323 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, उस समय सिकंदर की आयु कितनी थी? लगभग 72 वर्ष थी। ठीक, याद रखेंगे बेबीलोन नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हुई थी। इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो याद रखेंगे हेरोडोटस। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है मेगास्थनीज किसके दरबार में था? किसके दरबार में था मेगास्थनीज? चलिए जान लेते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। किसके? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। ठीक है, मेगास्थनीज क्या था? ये एक यूनानी राजदूत था। क्या था? यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। एक पॉइंट और नोट डाउन करेंगे। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो दोस्तों क्या था? इंडिका। ये भी नोट करना आप, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में लिख के आता है इंडिका किसकी पुस्तक है या मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका है। ठीक है, इंडिका पुस्तक में उन्होंने मौर्य वंश के यानी कि मौर्य शासन का पूरा इसमें लेखा जोखा उन्होंने कर रखा है, वर्णन किया हुआ है। ठीक है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। ये आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था। तीसरा पॉइंट हो गया आपका मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ भी तैयार हो गए। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। मेन पॉइंट मैं आप लोगों तक बताता रहूँगा जो एग्जाम में हेल्पफुल और यूजफुल साबित होते हैं। चलिए, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? तो दोस्तों याद रखेंगे उन्होंने भेजा था ऑप्शन बी संघमित्र या संघमित्रा। ठीक, संघमित्र या संघमित्रा को भेजा था। ठीक है, याद रखेंगे। एक लोगों को और भेजा था संघमित्रा, और कौन था? संघमित्रा को भेजा था और किसको भेजा था? महेंद्र। ठीक, महेंद्र, इन 2 लोगों को भेजा था। अब ये 2 लोग थे कौन? तो याद रखेंगे सम्राट अशोक की पुत्री थी संघमित्रा और ये उनका सम्राट अशोक का पुत्र था महेंद्र। यानी कि उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था बौद्ध प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, याद रखेंगे अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में किसको भेजा? अपनी पुत्री संघमित्रा, बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ भेजा था? श्रीलंका। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है मौर्य वंश का अंतिम राजा था। मौर्य वंश का अंतिम राजा था तो कौन था? तो याद रखेंगे दोस्तों भद्रथ। भद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, याद रखना है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? भद्रथ था, याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका है।
कौन थी दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका? तो याद रखना है दोस्तों, रजिया सुल्तान एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। ठीक है, याद रखेंगे, ये पहली और एकमात्र महिला थी। ठीक है, किस वंश से थी ये थी गुलाम वंश से। कौन से वंश से? गुलाम वंश से थी। इनके पिता का क्या नाम था? ये इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि प्रथम महिला और इकलौती मुस्लिम महिला शासक थी दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली। ठीक है, कौन थी? रजिया सुल्तान, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? तो इसने पूछा है निर्माण कार्य को पूरा किसने किया, तो बस आपको याद रखना है पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, यहाँ आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने किया? बहुत ही साफ तरीके से इसने पूछ लिया है कि पूरा किसने किया, तो पूरा किया इल्तुतमिश ने। यही आपसे पूछ लेता कुतुब मीनार निर्माण की नींव किसने रखी, तो नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, पर इनकी मृत्यु हो गई किसी कारणवश। फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ठीक है, याद रखना है, महमूद गजनवी जो था वो गजनी का राजा था। ठीक है, उसने सबसे ज़्यादा बार भारत पर आक्रमण किया। कितनी बार किया? 17 बार। कुल 17 आक्रमण उसने भारत पर किए। ठीक है, कितने? 17 आक्रमण। उन 17 आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था उसका? तो याद रखेंगे दोस्तों, 1025 ईस्वी में उसने क्या किया? सोमनाथ मंदिर। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और इतनी बड़ी लूट की उसने, जो कि इसके इतिहास की सबसे बड़ी लूट और सबसे बड़ा घात भारत को पहुंचा, यानी कि भारत देश को पहुंचा इस मंदिर को लूटने से, क्योंकि उसने बहुत सारा खजाना यहाँ से लूट लिया। ठीक है, 1025 में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। ठीक है, याद रखेंगे। तो सिकंदर जो था वो 1000 ईस्वी से 1027 तक 17 आक्रमण किए उसने भारत पर। ठीक है, 17 आक्रमण किए, ये याद रखना है आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तिरुपति मंदिर अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है तिरुपति मंदिर? तो याद रखेंगे, जो तिरुपति मंदिर है वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तिरुपति मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महाबालेश्वर अवस्थित है, महाबालेश्वर मंदिर अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखेंगे, महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, महाबालेश्वर मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो ये महाराष्ट्र में अवस्थित है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? तो याद रखेंगे, धर्मपाल। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया? तो धर्मपाल ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मदुरई। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में अवस्थित है। राज्य पूछ ले तो ये तमिलनाडु राज्य का एक नगर है। ठीक है, कहाँ का? तमिलनाडु राज्य का एक नगर है। ठीक, मदुरई तमिलनाडु राज्य का एक नगर है जहाँ पर मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए आपको ये पॉइंट याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर
किस शासक ने बनवाया था? बोध गया कहाँ पर है? ये है बिहार में, ठीक है, बिहार राज्य में है बोध गया में। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो चलिए देख लेते हैं किस शासक ने बनवाया था। तो याद रखेंगे दोस्तों, सम्राट अशोक ने, यानी कि अशोक ने बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, या बनवाया था, ठीक, याद रखना है कहाँ पर? बोध गया में, जो कि कहाँ पर है? बिहार राज्य में है। चलिए, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, किसने कराया था? चालुक्यों ने, ठीक है, चालुक्यों ने करवाया था। किसने? चालुक्यों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। किन्होंने करवाया था? चालुक्यों ने करवाया था, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों बिहार शिक्षक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी और हिस्ट्री, यानी कि राजनीति और इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर बार बिहार शिक्षक भर्ती में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या बीपीएससी की किसी तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ामों में ये सभी के सभी पॉलिटी और इतिहास के क्वेश्चन हर बार रिपीट किए जाते हैं। इसीलिए आप लोगों तक मैं चुन के सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे, ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखिएगा, काफ़ी यूज़फुल होने वाली है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ने में मज़ा आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए। ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ, प्यार दिखाते रहिए, रोज़ डेली मैं आप लोगों तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।